तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाकलाप। मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप या क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? तो जो कोस्टल एरिया के लोग हैं और जो मैदानी प्लेन एरिया के लोग हैं, वो लोग ही ज़्यादातर फिशिंग क्यों करते हैं, मछली पालन या मछली को पकड़ना। वे कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि जो एक्टिविटी हैं या क्रियाएं हैं वो टोटली 4 प्रकार की हैं। पहली है प्राथमिक यानी प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, तीसरी है टर्शियरी और चौथी है क्वाटरनरी। तो पहली है कृषि पशुपालन से संबंधित, दूसरी है विनिर्माण से संबंधित, तीसरी है सेवा क्षेत्र से, चौथी है अनुसंधान क्षेत्र से। आगे को देखेंगे। क्या आप जानते हैं प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है या कहलाते हैं? तो ये लाल कॉलर श्रमिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किनको कहा जाता है? ये प्राइमरी क्रियाकलाप वाले लोगों को प्राथमिक श्रमिक कहा जाता है, या लाल कॉलर श्रमिक प्राथमिक क्रियाकलाप वाले लोगों को कहा जाता है जो घर से बाहर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आखेट एवं भोजन। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। क पशुओं का आखेट करके, हंटिंग करता था पशुओं का आखेट, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर, तो आसपास के जंगलों से कंदमूल फलों को एकत्रित करके भी अपना जीवन गुजर बसर करता था। आगे को बढ़ेंगे। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो तटवर्ती क्षेत्रों में आज भी मछली पकड़ने का काम हो रहा है, लेकिन आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन इस काम के अंतर्गत आ गया है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकटापन्न हैं। प्राचीन काल के आर्किटेक्ट पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगा? तो पहले जो आर्किटेक्ट थे या हंटर थे, वो पत्थर या लकड़ी से बने औजार, टूल का प्रयोग करते थे, हथियारों का प्रयोग करते थे। अब अभी के टाइम पे आधुनिकीकरण है तो बहुत तरीके के हथियार बन चुके हैं, तो उसकी वजह से अब ज़्यादा संख्या में जानवरों को मारा जा रहा है, तो उसकी वजह से शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे। भोजन संग्रहण। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध है? तो भारत पर शिकार पर प्रतिबंध क्यों है, ये आप खोजें। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में हर किसी जीव का अपना योगदान होता है। अगर कोई भी जीव बहुत ही कम मात्रा में पाया जाएगा तो पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए
जीवों के रक्षण के लिए, ताकि परिस्थितिकी बनी रहे। शिकार पर प्रतिबंध, या तो कोई प्रजाति लुप्त हो रही हो, ये भी उसका कारण हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। भोजन संग्रहण एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। तो पहली क्रियाएं क्या हैं? भोजन संग्रह और आखेट, ये सबसे पुरानी प्रक्रियाएं हैं, प्राइमरी। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायविक दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र, शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। तो इस कंडीशन में जो आदिमकालीन लोग थे, जो पहले के मानव थे, वो इस तरीके के आखेट और भोजन संग्रह करके अपना जीवन गुजर बसर करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम में संतरे एकत्र करती महिलाएं, तो यहाँ पर कुछ ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं दिखाई गई हैं। निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र, तो जहाँ पर हम फूड को हम कलेक्ट कर लेते हैं लंबे समय के लिए, तो यहाँ पर कुछ कुछ हॉटस्पॉट एरियाज दिखा रखे हैं मैप में। भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जाता है। एक, उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। तो चित्र 5.2 5.2 में दिया गया है। यह आपका दक्षिणी अमेरिका का ये क्षेत्र, अफ्रीका का ये एरिया, एशिया का ये, और नॉर्थ अमेरिका का कनाडा वाला क्षेत्र। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों का सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन से दवा बनाई जाती है। सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, सिनकोना नाम का एक पेड़ है। सिनकोना नाम के पेड़ से कुनैन उसकी खाल निकाली जाती है, जो मलेरिया में काम आती है, मलेरिया के मरीजों के लिए एक दवाई का काम करती है। चमड़ा तैयार करना, कार्क के लिए पत्तियों का उपयोग करना, पेय पदार्थ, दवाइयाँ और कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए रेशे का कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एक पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए करते हैं। बहुत बार स्टोरिंग जो होती है वो भी इस तरीके से भी काम आ जाती है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो च्युइंगम? तो हम च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? तो च्युइंगम हम खाते हैं। क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं? ये जैट्रोपा के वृक्ष के दूध से बनता है। तो जैट्रोपा एक पेड़ है, उसके दूध से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। तो जो कृत्रिम उत्पाद हैं, तो उन्होंने भी इनका स्थान ले लिया है, जो भोजन संग्रहण पहले होता था। तो विश्व में अभी के टाइम पर भोजन संग्रहण बहुत ज़्यादा लोग इसे उपयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का दौर आ गया है। पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब से महसूस किया कि
केवल आखिर से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन एवं अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो पशुपालन व्यवसाय किस पर किया जाता है? व्यापारिक और व्यवसाय के स्तर पर। चलवासी पशुचारण, नेक्स्ट हम देखेंगे। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशुचारक वर्गों ने के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पशुचारक, तो पशु और चारक दो शब्दों से मिलकर बना है, आप समझ सकते हैं। ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते चलवासी भिन्न 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 क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी एवं ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं एंटार्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाले जाते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पशु पाले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर स्थित है। तो तल चलवासी क्षेत्रों के बारे में बात चल रही है। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोगों के द्वारा समूह ग्रीष्म काल में मैदानों या मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं सीजनल माइग्रेशन ये लोग करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जैसे गुज्जर है, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा बस्तियों की योजना बनाना। तो कुछ राजनीतिक सीमा तय कर दी गई हैं और कुछ बस्तियां बसा दी गई हैं, सेटलमेंट हो गए हैं, लोग सेटल्ड हो गए हैं। तो इस वजह से भी अब जो चलवासी पशुचारण है उसमें कमी देखने को मिलती है। वाणिज्यिक पशुधन पालन, इसको देखते हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है।
चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं की दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाणिज्यिक पशुधन पालन है, तो यहाँ पर एनिमल को पाला जाता है और उतना ही पाला जाता है जितना उनके पास चराई के क्षेत्र हों। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे मांस, खालें एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। तो पशुओं का पालन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एक्टिविटीज में। वाणिज्यिक पशुधन, तो हम एनिमल को पालते हैं और उसे बेचने के पर्पज से हम उसकी ब्रीड अच्छी है या नहीं है, वो दूध कितना देता है या देती है गाय, या जो भी हम जानवर पालें। तो आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया गया है, इसमें लिखा गया है अलास्का के उत्तरी प्रदेश में रेंडियर पालन एवं कुल भंडारण का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो। एस्किमो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो रेंडियर पालती है। तो यहाँ पर रेंडियर्स हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये इंटरनेट में आप देखिएगा रेंडियर किस तरीके के जीव होते हैं। मुख्यतः ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। तो जो विकसित देश हैं ज्यादातर उनमें वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। अगला है एग्रीकल्चर या कृषि, प्राइमरी एक्टिविटी की बात चल रही है। चलिए, तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों द्वारा पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित हैं। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया आते हैं। चित्र 5.7 में हम देखते हैं 5.7 में। तो ये हिस्से जो हैं आदिकालीन जीवन निर्वाह या निर्वाह कृषि जो है इन क्षेत्रों में की जाती है, यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। चलिए, इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जो ये पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले
कृषि क्षेत्र एवं कृषि कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, जिससे झूम का चक्र आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग एवं मध्य अमेरिका, मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है और वहां किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। कहाँ किस नाम से याद जाना जाता है। गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम। ठीक, आगे को देखें। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, मानसून एशिया के मानसूनी जो एरिया होते हैं या मानसूनी जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर चावल की ही खेती की जाती है। अगर एशिया की बात करें तो मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच लैंड फॉर्म होते हैं, रिलीफ समझने कहते हैं उच्चावच, जलवायु क्लाइमेट एंड सॉइल, अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चावल या धान की फसल है वो उगाना संभव नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखता रूप से उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धान का रोपण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर खेतों में धान रोप रही हैं। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि प्रधान की हैं। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ेंगे। रोपण कृषि, यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौध लगाई। अच्छा, रोपण कृषि का मतलब ये है ना कि हम एक ही तरीके की कृषि करें। अगर हम चाय उगा रहे हैं तो सिर्फ चाय उगाएंगे, अगर हम गन्ना उगा रहे हैं तो हम सिर्फ गन्ना ही उगाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं इस बात को कि हमें एक ही तरीके की कृषि यहाँ पर करनी है, जिसे हम रोपण कृषि कहते हैं। चाय है तो चाय, गन्ना है तो गन्ना, रबड़ है तो रबड़, इस तरीके का। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है। एक फसली मतलब एक फसल हम इसमें उगाएंगे। किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से
जुड़े रहते हैं। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौध लगाई। हाँ, कोको या कॉफ़ी बोलें। ब्रिटिश वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना, केले एवं के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिकी वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों डच का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान हैं जिन्हें फजेंडा नाम से जाना जाता है। यूरोप वासियों के नियंत्रण में वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फजेंडा किसे हम कह रहे हैं, कॉफ़ी के बागान। तो कहाँ है हमारे, ये है ब्राज़ील में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो इन चीज़ों को आप हाईलाइट भी करें। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को हम क्या कहते हैं, फजेंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय के बागान यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीढ़ीदार खेत जैसे लग रहे हैं, बागान है, गार्डन। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बागानों हेतु किया जाता है। तो आप टी गार्डन कहीं भी देखेंगे तो आप ज़्यादातर हिली एरिया में देखेंगे। बेशक आप दार्जिलिंग देख लें, असम देख लें, उत्तराखंड देख लें, यूके शॉर्ट में लिखा गया है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। तो वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल तरीके से हम फूड का प्रोडक्शन करेंगे। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने के से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मक्का, जौ, राई, रई, जई इन सबको बोने में काफ़ी समय लगता है। तो चित्र 5.11 5.11 में दिया गया है, तो हम इसे देखेंगे। इसमें प्रति हेक्टेयर, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, प्रति हेक्टेयर एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो इसमें प्रति एकड़ जो है वो उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें लोग कम मात्रा में लगे रहते हैं, इसी कारण से। तो चित्र 5.11 में मशीनीकृत अनाज कृषि। कंबाइन क्रू एक दिन में 1 हेक्टेयर भूमि अनाज काटने में सक्षम है। तो जो मशीनें होती हैं वो ज़्यादा आधुनिक हैं। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, अर्जेंटीना के पम्पास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में है। विस्तृत मानचित्र में निर्धारित क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो नाम ही इसका मिक्स है, तो इसमें 2-3 वैरायटी एक साथ उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। 5.14 में दिया गया है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों इसमें समान महत्व दिया जाता है। दोनों को क्या दिया जाता है? समान महत्व। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, कुकुर, अच्छा कुर, तो इसमें कुक्कुट होना चाहिए था। चलिए, आय के प्रमुख स्रोत हैं। शस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वानस्पतिक खाद
हरी खाद के गहन उपयोग आदि का अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। डेयरी कृषि अगला है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग हम देख लेते हैं आज। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर घास संचित करने के लिए भंडार। ऑस्ट्रिया के डेयरी फार्म, तो ऑस्ट्रिया में इस तरीके से पशुपालन किया जाता है। चलिए, एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। तो इसमें हम देखते हैं कि पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है इसमें डेयरी फार्मिंग में। चलिए, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। तो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप यह कार्य किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। तो ये लगभग सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में। एक पश्चिमी यूरोप है, कनाडा है और माइक्रोनेशिया वाला ये क्षेत्र है। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। आज पार्ट 1 हम यहीं तक देखेंगे। कल पार्ट 2 हम भूमध्य सागरीय कृषि से आगे को बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को सब तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।